नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज की विशेष पेशकश न्यूज नाउ में। अपने इस खास बुलेटिन में हम सभी महत्वपूर्ण खबरों का बारीकी से विश्लेषण करते हैं, खबरों के पीछे की सच्चाई भी आप तक पहुंचाते हैं। आज हमारी नजर किन अहम खबरों पर होगी, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या 292 सीटों के बहुमत के साथ चल रही एनडीए सरकार स्थिर नहीं है? क्या ये कभी भी गिर सकती है? यह सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस ऐसी बातें कर रही है। इसके बाद दिल्ली के जल संकट की चर्चा करेंगे, फिर छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के विरुद्ध जो बड़ी कामयाबी मिली है उसके बारे में आपको बताएंगे, और आखिर में बात कुवैत के भीषण अग्निकांड में मारे गए भारतीयों की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। 4 जून को आए नतीजों के बाद पीएम मोदी और उनके मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हुआ और तीसरी बार मोदी सरकार बन भी गई। बावजूद इसके विपक्ष और खासकर कांग्रेस के मन में एनडीए सरकार की स्थिरता को लेकर अनेकों संशय हैं। अपने हालिया बयान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एनडीए की सरकार स्थिर नहीं है और कभी भी गिर सकती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि 292 सीटों वाले एनडीए गठबंधन में क्या वाकई में टूट की संभावनाएं हैं, या विपक्ष बेवजह अपने बयानों से अस्थिरता पैदा करने की कोशिशें कर रहा है? 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है। हालांकि 292 सीटें जीतकर एनडीए ने न सिर्फ बहुमत से सरकार बनाई है, बल्कि लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। बावजूद इसके विपक्षी दलों को लग रहा है कि एनडीए की सरकार स्थिर नहीं है और कभी भी गिर सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ताजा बयान में कहा है कि एनडीए की सरकार गलती से बनी है और पीएम मोदी के पास जनादेश नहीं है। खड़गे ने आगे कहा कि ये अल्पमत सरकार है जो कभी भी गिर सकती है। एनडीए गवर्नमेंट गलती से बनी हुई है। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। अब देखेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि अच्छा, हम तो ये कहेंगे अच्छा चलने दो, देश के लिए अच्छा होने दो, देश मजबूत बनाने के लिए हम सब लोग मिलके काम करना चाहिए। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर की आदत ये है कि जो चीज ठीक से चलती है उसको चलने नहीं देते। लेकिन हमारे तरफ से हम पूरा देश को मजबूत करने के लिए कोऑपरेट करेंगे। केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल या संगठन को लोकसभा की 543 में से 272 सीटों का आंकड़ा हासिल करना होता है। 4 जून को आए चुनाव के नतीजों में चुनाव पूर्ण बने एनडीए गठबंधन को 272 के जादुई आंकड़े से 20 सीटें ज्यादा मिली हैं। बावजूद इसके खड़गे को लग रहा है कि एनडीए की सरकार गलती से बनी है। ये सच है कि 2014 और 2019 की तरह इस बार बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है। बावजूद इसके उसे अपने दम पर इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों से ज्यादा सीटें मिली हैं। तब भी कांग्रेस को लगता है कि पीएम के पास जनादेश नहीं है। खड़गे के बयान पर केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एनडीए के पास प्रचंड बहुमत है, जिसकी वजह से विपक्ष घबराया हुआ है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बयान दिया है, सरासर गलत बयान दिया है। उन्होंने लोकतंत्र में किसी को डरवाया नहीं जाता है। लोकतंत्र में जिसको पूर्ण बहुमत मिलती है उसी को सरकार बनाने के लिए बुलावा दिया आता है। और आप देख भी रहे हैं कि एनडीए गठबंधन का प्रचंड बहुमत है। हमारी बहुमत जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा है। तो राष्ट्रपति द्वारा बुलाया गया, न्योता मिला, सरकार हम लोग बनाए हैं और बेहतर काम करते हैं हम लोग। और बेहतर काम से घबराए हुए हैं लोग, विपक्ष के लोग। और हमारा जो राष्ट्र नायक हैं, देश के राष्ट्र नायक हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, उन्होंने कहा है कि सबको साथ लेके चलना है। सदन में जितने लोग चुन के आए हैं सबका काम करना है, देश का काम करना है, सबको साथ लेके चलना है। और विपक्ष आरोप नहीं लगाएगा तो अब उसकी दुकानें कैसे चलेगी? मीडिया में रहने के लिए कुछ न कुछ तो मसाला देना पड़ता है। तो मसाला दे रहे हैं, वो अपने न्यूज़ चलवा रहे हैं कि कम से कम हम मीडिया में बने रहें, क्योंकि उनको तो जनता स्वीकार किया नहीं। इसलिए उन्होंने जो भी बयान दिया है वो नकारात्मक बयान है, नकारात्मक सोच का बयान है।
सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष ही नहीं बल्कि पार्टी के बाकी नेता भी बीजेपी को मिली सीटें और एनडीए को मिले बहुमत को जीत के बजाय हार के रूप में देख रहे हैं। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का कहना है कि चुनाव में लोगों ने बीजेपी को नैतिक रूप से परास्त किया है। वाराणसी से पीएम मोदी की जीत भी सुखद नहीं थी। गौरव ने कहा कि जेडीयू और टीडीपी इस सरकार के दो अहम स्तंभ हैं। सरकार बने अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ है और जेडीयू ने अग्निवीर योजना की समीक्षा की मांग कर दी है। इस जनादेश को मैं इस प्रकार से देखता हूं कि जनता ने भाजपा को एक नैतिक हार दी है, विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी को, जो स्वयं वाराणसी में कई राउंड में पीछे चल रहे थे। अंत में उनकी जीत निश्चय ही हुई, लेकिन इस जीत में जीत का मजा नहीं। इस सरकार के दो महत्वपूर्ण स्तंभ जेडीयू और टीडीपी हैं। निर्वाचन के समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कांग्रेस की मैनिफेस्टो को लेकर बहुत झूठ फैलाया। मैं आशा करूंगा कि वो टीडीपी का भी मैनिफेस्टो पढ़े। सरकार को ज्यादा दिन अभी तक हुए ही नहीं और जेडीयू अग्निवीर की रवैये पर पुनर्सोच की मांग कर रही है। यूसीसी को लेकर आज सरकार के स्वर में स्वर मिलाकर बात नहीं कर रहे। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी में वो खूबियां हैं कि विभिन्न दलों के नेताओं की बात सुने, उनसे विचार विमर्श करें, उनसे परामर्श लें? मुझे नहीं लगता। और इसीलिए शायद मेरे दल के कुछ राजनीतिक रूप से अनुभवी व्यक्तियों ने इस सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल पर विभिन्न प्रश्न उठाए। बीजेपी नेता साइना एनसी ने एनडीए सरकार को लेकर कांग्रेस नेताओं की तरफ से हो रही बयानबाजी पर कहा है कि कांग्रेस पार्टी ये स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है कि जनादेश पीएम मोदी को मिला है। मोदी 3.0 रफ्तार से काम कर रही है। कांग्रेस का लक्ष्य नकारात्मक बयानबाजी करना है। मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं कि लोग और जनादेश ने मोदी जी को वोट दिया है, इतिहास बना है, सरकार स्थापित हुई है और मोदी 3.0 रफ्तार से काम कर रही है। विवादजनक बयान देना, नकारात्मक टिप्पणी करना, ये कांग्रेस का एक ही लक्ष्य है। और जहां तक जनता का जनादेश है, प्रजातंत्र लोकतंत्र में जो जीता वही सिकंदर, तो खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी ये स्वीकार कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की विजय और एनडीए की सरकार स्थापित। कांग्रेस और विपक्ष की सरकार 3.0 की स्थिरता को लेकर भले ही कुछ भी कहे, लेकिन हकीकत यह है कि 4 जून को आए जनादेश में एनडीए को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ है। इसके बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का गठन भी हो चुका है। ये सच है कि जेडीयू और टीडीपी को लेकर सियासी गलियारों में अटकलें लग रही हैं। हालांकि दोनों ही दलों की तरफ से ये स्पष्ट किया जा चुका है कि वो एनडीए का अभिन्न हिस्सा हैं और आगे भी रहेंगे। ऐसे में आने वाले निकट भविष्य में सरकार पर कोई भी खतरा मंडराता नजर नहीं आ रहा है। स्पेशल डेस्क एनवी न्यूज। भारत में गठबंधन की सरकारें स्थिर नहीं मानी जाती हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि इन सरकारों ने अपना कार्यकाल पूरा किया है। ऐसे में बेवजह एनडीए की गठबंधन की सरकार को लेकर के संशय पैदा करना भी उचित नहीं है। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली के जल संकट की बात करेंगे। दिल्ली का जल संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। टैंकरों के जरिए दिल्ली की जनता की प्यास बुझाने की कोशिशें भी मुकम्मल साबित नहीं हो रही। उधर पानी की समस्या को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने आज मटका फोड़ प्रदर्शन किया। दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी मर्देना का कहना है कि शहर में पानी के कम उत्पादन की वजह से परेशानी बढ़ गई है। हालांकि जलापूर्ति के लिए पानी के टैंकरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में हर बीते दिन के साथ जल संकट रहा है। शहर के अलग अलग इलाकों में लोग पानी की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं।
पानी के लिए टैंकरों पर भीड़ उमड़ रही है। पानी के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। दिल्ली में पानी की कमी के खिलाफ आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में 200 से ज्यादा ब्लॉक में विरोध प्रदर्शन किया गया। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लोकसभा चुनाव में थे, लेकिन जल संकट के मुद्दे पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ खड़ी हो गई है। जब हमारी सरकार थी, शीला दीक्षित जी 15 साल मुख्यमंत्री थे, तब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ये निकम्मे साबित हो रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है कि हम इसका प्रोटेस्ट करें, करना ही चाहिए, क्योंकि जनता तराही कर रही है और एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण लगाना बंद करें और इसका समाधान खोजें। और इनकी लड़ाई में बीजेपी आम आदमी पार्टी की लड़ाई में जनता पिस रही है। देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि भारत एक है। यहाँ हिमाचल में कोई रहे, हरियाणा में रहे या दिल्ली में रहे, हम सब भारतवासी हैं और सब एक दूसरे के भाई हैं। इसलिए हिमाचल सरकार हमारी सरकार है, हरियाणा सरकार, दिल्ली सरकार, भारत सरकार, इन सबको बैठ के इस समस्या का समाधान करना चाहिए। उधर बीजेपी ने भी पानी की समस्या को लेकर दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी मारलेना के दफ्तर के बाहर मटका फोड़ प्रदर्शन किया। ये दिल्ली में स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि 10 वर्षों में आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया है सिवाय भ्रष्टाचार के। दिल्ली जल बोर्ड में 80,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया, जिसकी वजह से ना नई पाइपें बिछ पाई, ना क्लीनिंग हो पाई, जिसकी वजह से 50% पानी जो है वो वेस्ट होता है। हरियाणा, हिमाचल, अलग अलग जगहों से जो पानी आता है वो ठीक मात्रा में आता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पर उसके बाद वाटर टैंकर माफिया को आम आदमी पार्टी के नेताओं ने संरक्षण दिया। जैसे शराब घोटाले में एक बोतल पर कमीशन आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जाता था, वैसे ही पानी घोटाले में हर टैंकर पर कमीशन आम आदमी पार्टी के नेताओं की जेब में जाता है। और इसीलिए यहाँ पर पानी की किल्लत करके, शॉर्टेज करके, वाटर टैंकर माफिया को संरक्षण देकर, उनसे पानी चुरवा कर जो सबसे ज़्यादा बोली लगा सकता है उसको पानी दिया जाता है और आम आदमी पार्टी अपनी जेबें भरती है। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी उन पर कार्रवाई नहीं करती है। इससे दोनों की सांठगांठ, आम आदमी पार्टी की सांठगांठ वाटर टैंकर माफिया से और कांग्रेस की सिलेक्टिव सांठगांठ आम आदमी पार्टी से, क्योंकि उनके साथ रिश्ता बनाए रखना है तो कभी चुप रह जाना है, चुप्पी तोड़ नहीं करना है, और फिर कभी नौटंकी के लिए मटका तोड़ करना है। ये दोनों सामने आ चुका है। आज सवाल सिर्फ इतना बनता है कि आम आदमी पार्टी बताए वाटर टैंकर माफिया के साथ उसका रिश्ता क्या है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी मारलेना ने पानी की कमी के मुद्दे पर एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में दिल्ली जल बोर्ड और शहरी विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए आतिशी ने बताया कि सामान्य स्थिति में दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में 1005 MGD पानी का उत्पादन किया जाता था, लेकिन ये आंकड़ा लगातार गिर रहा है। 14 जून को ये आंकड़ा 932 MGD पर पहुंच गया, जिसके बाद दिल्ली के कई हिस्सों में इमरजेंसी ट्यूबवेल करवाकर उन्हें वाटर सप्लाई से लिंक किया गया है। आतिशी ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड को ये निर्देश दिए गए हैं कि जहां भी टैंकर की आवश्यकता है, अगले 24 घंटों में उसका आकलन करके टैंकरों की संख्या बढ़ाने की व्यवस्था की जाए। जो 10 जून को पानी बढ़कर 925 क्यूसेक पर डे हो गया था, वो फिर से 11 जून को घटकर 919, 12 जून को 903, 13 जून को 906 और 15 जून को 902 क्यूसेक पर अभी है। दोनों सोर्सेज से पानी की कॉन्टिन्यूड कमी की वजह से दिल्ली में, जैसा मैंने आपको कल भी बताया था, कि हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में भी पानी का कम प्रोडक्शन हो रहा है। हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में एक नॉर्मल परिस्थिति में 1005 MGD का पानी हम दिल्ली में प्रोड्यूस करते हैं। ये आंकड़ा पिछले एक हफ्ते से लगातार गिर रहा है। ये आंकड़ा 6 जून को 1002 MGD पर था। ये 10 जून तक गिरकर 958 MGD तक पहुंच गया। 13 जून को ये 939 MGD पे था और कल यानी 14 जून को ये 932 MGD पर पहुंच गया। यानी इस समय दिल्ली में 70 MGD पानी कम प्रोड्यूस हो रहा है। एक दिन में 10,000 ट्रिप्स दिल्ली जल बोर्ड द्वारा टैंकर्स के किए जा रहे हैं। अब तकरीबन 10 MGD पानी
दिल्ली जल बोर्ड टैंकर्स के माध्यम से लोगों को प्रोवाइड कर रही है। अभी हमने एक इमरजेंसी बैठक दिल्ली जल बोर्ड की करी थी। इसमें हमने दिल्ली जल बोर्ड को बोला है कि जहाँ जहाँ पर भी एक्स्ट्रा टैंकर्स की आवश्यकता है, जहाँ पर पानी के टैंकर नहीं पहुँच रहे हैं, वहाँ पर अगले 24 घंटे में एक नया असेसमेंट करेंगे और उस असेसमेंट के आधार पर और टैंकर्स की भी संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि अगर पानी का प्रोडक्शन जब तक नहीं बढ़ता है तब तक वाटर टैंकर्स ही एक माध्यम है जिनसे हम पानी को प्रोवाइड कर सकते हैं। नॉट जस्ट दिस, पानी के टैंकर्स अब हम जो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं पानी के टैंकर्स के, उनको भी हम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पानी की कमी की वजह से नए ऐसे एरियाज डेवलप हो गए हैं जहां पे पानी की सप्लाई। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी बयानबाजियां जोर शोर से चालू हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की जनता को उम्मीद है कि सरकार के प्रयासों से जल्द पानी की समस्या दूर होगी। स्पेशल डेस्क एनबी न्यूज। और अब बात छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। आज इस अभियान को बड़ी सफलता तब मिली जब नारायणपुर में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के साथ चल रही मुठभेड़ में 8 नक्सली ढेर हो गए। 4 जिलों के सुरक्षा बलों की टीमों की बीते 2 दिनों से नक्सलियों के साथ मुठभेड़ जारी थी, जो 8 नक्सलियों की मौत के साथ समाप्त हुई। हालांकि इस दौरान एक जवान शहीद हो गया, जबकि 2 घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। अबूझमाड़ में हुई मुठभेड़ में 8 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। हालांकि मुठभेड़ के दौरान गंभीर रूप से जख्मी एक जवान शहीद हो गया है और 2 जवान जख्मी हुए हैं। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन की जानकारी देते हुए नारायणपुर के एसपी प्रभात कुमार ने बताया कि 4 जिलों से सुरक्षा कर्मियों की टीमों की पिछले 2 दिनों से नक्सलियों के साथ मुठभेड़ चल रही थी। आज सुबह जब मुठभेड़ खत्म हुई तो सुरक्षा बलों को 8 हथियारबंद और वर्दीधारी नक्सलियों की शव बरामद हुए। 2 दिन पहले नक्सलियों की आसूचना थी। उस आसूचना पे मार के विभिन्न क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ की एलिट फोर्सेस, 4 जिलों की एलिट फोर्सेस, डीआरजी और एलिट एसटीएफ, इसके अलावा आईटीबीपी और बीएसएफ के कॉम्पोनेंट्स 4 जिलों में कांकेर, नारायणपुर, दांतेवाड़ा और कोंडागांव, चारों की डीआरजी थी। एसटीएफ का एक बड़ा कॉम्पोनेंट था और इसके अलावा आईटीबीपी और बीएसएफ के कॉम्पोनेंट्स थे। अलग अलग क्षेत्रों से मार के क्षेत्र में नक्सल सर्च अभियान में निकले थे और पिछले 2 दिनों से मार के विभिन्न क्षेत्रों में सर्च अभियान जारी था, मुठभेड़ भी जारी था। और आज सुबह जब मुठभेड़ का एक एपिसोड खत्म हुआ तो उसके बाद सर्च में हमें 8 हथियारबंद और वर्दीधारी नक्सली की बॉडी बरामद हुई है। इसमें हमारे एक जवान को जान की शहादत देनी पड़ी है, नितेश एक्का, जो कि जसपुर के रहने वाले हैं, वो शहीद हुए हैं। 2 जवान घायल हैं जिनको रेस्क्यू किया गया है और रायपुर में इलाज के लिए भेजा गया। सर, मारे गए नक्सलियों में क्या कुछ बड़े इनामी नक्सली या बड़े कैडर भी मौजूद हैं? ऑपरेशन जारी है, अभी तक डिटेल्स नहीं आई और शिनाख्ती नहीं हो पाई है। जब फोर्सेस बाहर आएगी, फोर्सेस बाहर आने का समय लगेगा, उसके बाद फिर हम उसकी डिटेल दे पाएंगे। सर, अबूझमाड़ के क्षेत्रों में भीषण गर्मी में जो है जवान जो है वो नक्सल ऑपरेशन में जाते हैं, किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना है? तो अबूझमाड़ इसका ऑपरेशन और इन जनरल नक्सल ऑपरेशन, ये ऑपरेशन सबके ऊपर कल में प्रेस ब्रीफिंग करेंगे शाम में 3-4 बजे के आसपास। तो विस्तार से हम इन सभी सवालों का जवाब देंगे। नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में मिली सफलता पर राज्य के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ उनकी सरकार मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रही है। ये सरकार के प्रयासों का नतीजा ही है कि लगातार नक्सली मारे जा रहे हैं या उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। देखिए, जब से हमारी सरकार यहाँ पर आई है, नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और आज डबल इंजन की सरकार है, इसका भी लाभ हम लोगों को मिल रहा है। लगातार नक्सली मारे भी जा रहे हैं, कई बड़े बड़े इनामी नक्सली भी मारे जा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी भी हो रही है, आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं और एक बड़ी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और आज ही 8 नक्सली मारे गए हैं और पूरी लड़ाई में हम देखेंगे तो बड़ी अच्छी सफलता हम लोगों को मिली है। तो 8 जो आज एनकाउंटर में मारे गए हैं, इसके लिए हम अपने सैनिकों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, उनके
साहस को नमन करते हैं। इससे पहले 7 जून को दंतेवाड़ा और नारायणपुर बॉर्डर पर सर्चिंग के दौरान जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 7 हार्डकोर नक्सली मारे गए थे। मारे गए नक्सलियों के पास से काफी मात्रा में गोला, बारूद और हथियार बरामद हुए थे। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ समय से पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम लगातार नक्सल विरोधी अभियान चला रही है। इस साल अब तक 120 से ज्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं। स्पेशल डेस्क एनबी न्यूज। तो छत्तीसगढ़ में सरकार के प्रयासों की वजह से लगातार नक्सलियों की कमर टूट रही है। अब उस घटना की बात करेंगे जिसने पूरे भारत को झकझोर दिया। कुवैत में एक आवासीय इमारत में गैस लीक के चलते हुए भीषण अग्निकांड में 49 लोगों की जान चली गई और 50 मजदूर घायल हुए हैं। आग सुबह करीब 4 बजे लगी, जिस वक्त सभी लोग सो रहे थे। कई लोगों की मौत तो धुएं की वजह से दम घुटने से हो गई, कुछ की जान बचाने की कोशिशों में ऊपर से गिरकर, तो कुछ की जलकर दर्दनाक मौत हुई। मरने वालों में 45 भारतीय मजदूर हैं, जिनके शवों को वायुसेना के विशेष विमान से भारत लाया गया। उसके बाद इन शवों को घरों तक पहुंचाने का सिलसिला शुरू हुआ। कुवैत के मंगफ में 12 जून को लगी भीषण आग में मारे गए 45 भारतीयों के शव भारतीय वायुसेना के स्पेशल एयरक्राफ्ट से शुक्रवार को भारत पहुंच लाए गए हैं। ये विशेष विमान केरल के कोची एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, क्योंकि मृतकों में सबसे ज्यादा 23 लोग केरल के हैं। जान गंवाने वालों में अन्य 22 लोगों में तमिलनाडु के 7, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 3-3, ओडिशा के 2, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, पंजाब और पश्चिम बंगाल के 1-1 लोग शामिल हैं। ओडिशा के उप मुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंह देव और प्रभाती परिदा ने भुवनेश्वर में कुवैत अग्निकांड में जान गंवाने वाले पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। हादसे में ओडिशा के 2 लोगों की जान गई है। डिप्टी सीएम प्रभाती परिदा ने कहा कि सरकार मृतकों के परिजनों के साथ है। वहीं डिप्टी सीएम केवी सिंह देव ने घटना पर दुख जताते हुए बताया कि मुख्यमंत्री सहायता कोष से पीड़ित परिवारों के लिए 4-4 लाख के मुआवजों का ऐलान किया गया है। कुवैत के एक अपार्टमेंट में, एक मॉल में 2 उड़िया उद्यमान युवक काम कर रहे थे। एक रानी झली गांव की संतोष कुमार गौड़, दूसरा है तिगिरिया की, कटक जिले के तिगिरिया की मोहम्मद जहूर। दोनों दोस्त थे, काम कर रहे थे। एक्सीडेंट हुआ, अग्निकांड में दोनों का देहांत हो गया। सरकार ने प्रति परिवार को मुआवजा के रूप में मुख्यमंत्री ने उनकी सहायता 4 लाख की दिए हैं और जितने भी लोग बाहर काम कर रहे थे उनके साथ सरकार खड़े हैं। भयभीत होने की कोई कारण नहीं है। लोग बाहर जा रहे हैं, घोषणा की गई थी कि सूरत में लेकर के। देखिए, उड़ीसा में दादन एक समस्या है। लगातार जिस लोगों का स्थिर सरकार थे वो दादन को रोक नहीं पाए। हमारी सरकार 2-3 दिन से आए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं उड़िया अस्मिता, उड़िया संस्कृति, उड़िया इतिहास, उड़िया जवान को, उड़िया लोगों को सम्मान देने की हम आगे कोशिश करेंगे कि उड़िया के लोगों को उड़ीसा में नौकरी मिले, दादन जाने की नौबत नहीं आए। जिस घटना में ये 2 उड़िया श्रमिकों का की जीवन गया है, ये अत्यंत दुखद है। वो लोग अपने परिवार का पोषण करने के लिए वहाँ काम करने के लिए गए थे और जिस तरह से ये घटना वहाँ घटी है, विश्व सारे में एक चिंता का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री ने अपने मुख्यमंत्री रिलीफ फंड से दोनों परिवार को 4-4 लाख देने की घोषणा करी है और हम लोगों को निर्देश दिया था कि आप जाके उनके शवों को रिसीव करें। कटक के सांसद तिगरिया में मोहम्मद जाहिर के गांव में उनकी शव को रिसीव करेंगे और हमारे मंत्रिमंडल में विभूति जना मंत्री जो हैं वो अनीता सुब्रदर्शी और सांसद और एमएलए उनके सब के साथ यहाँ से उनके गांव तक जाएंगे और श्रद्धांजलि देंगे। कुवैत के हादसे में जान गंवाने वाले पश्चिम बंगाल के द्वारिकेश पटनायक का शव कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचा, जहां तृणमूल सरकार में मंत्री सुजीत बोस और बीजेपी नेता अग्निमित्रा पोल ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। अग्निमित्रा पोल ने हादसे पर दुख तो जताया ही
साथ ही ममता सरकार पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी राज्य में 10 लाख रोजगार की बात करती हैं, बावजूद इसके लोग बाहर जाकर नौकरी करने को मजबूर हैं। उधर तृणमूल सरकार में मंत्री सुजीत बोस ने कहा, राज्य सरकार की ओर से सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और भी मेरे लिए अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि हम जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा के चुनाव लड़े हैं वहाँ पर आज उन्हीं का नागरिक है, आज जिसका बॉडी आर है, कुवैत में काम करते थे। और ये सच बात है कि कश्मीर में ब्लास्ट हो या मिजोरम में ब्रिज कोलैप्स करे या देश और विदेश में कुछ भी हादसा हो, वहाँ पर देखा जाता है कि बंगाल के परिযায়ী श्रमिक या माइग्रेंट लेबरर वहाँ मौजूद रहते हैं, उनका मौत होता है। आज क्यों ऐसा होगा? ममता बनर्जी बोलते हैं कि यहाँ पर हर साल जो बंगाल ग्लोबल समिट जो नौकरी के लिए होता है, इन्वेस्टमेंट 10 लाख करोड़ों रुपया इन्वेस्टमेंट हुआ, 10 लाख नौकरी मौजूद है, रेडी है। उसके बाद भी आज एक जन को फैमिली छोड़कर, 14 साल के एक बच्ची को छोड़कर क्यों कुवैत जाना पड़ा? पेट चलाने के लिए। तो ये रियलिटी है कि बंगाल में कोई नौकरी नहीं है। आज जो बिहार को बोला जाता था जंगल राज, वो उधर आज सब बंगाल के युवा युवती चले जा रहे काम के लिए। आज केरला जा रहे धान लगाने के लिए, जो धान बंगाल में फेमस था वो धान लगाने के लिए आज केरला जा रहे। तो बंगाल में कोई नौकरी नहीं है और ममता बनर्जी का इसका जवाब देना पड़ेगा कि क्यों आज इस भाई को आज कुवैत जाना पड़ा। पश्चिम बंग सरकार से जो काम है वो काम होगा और हम लोग है, सरकार से तरफ से हम लोग है, इधर सरकार से तरफ से गाड़ी इधर से जो हर्ष कर है लेके उधर जाएगा। आफ्टर कमीशन तक सरकार रहेंगे और सरकार का जो काम है सरकार करेगी। दक्षिणी कुवैत के मंगफ क्षेत्र में बुधवार को एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 49 विदेशी मजदूरों की मौत हो गई थी और 50 अन्य घायल हो गए थे। मृतकों में 46 भारतीय हैं। हादसे के फौरन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और अधिकारियों को पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता मुहैया कराने के निर्देश दिए। पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है। रोजी रोटी के लिए बाहर गए परिजनों के जब घर शव लौटे होंगे तो सोचिए उन परिजनों पर क्या बीती होगी। हमारी भी संवेदनाएं उनके साथ है। इस खास पेशकश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।